अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन डी। देखिए 32वां क्वेश्चन हमारा है, इन द फिगर ट्राइंगल एफ ई सी एंड ट्राइंगल जी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई हैं। आप नीचे फिगर में देख सकते हो ई एफ सी, देख रहे हो ना नीचे की साइड जो ट्राइंगल है ये वाली, और ऐसी जी इधर नीचे जी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। तो इनकी मदद से देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ ध्यान से देखना आप सभी, क्योंकि देखो ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है हमें किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल जी डी बी के। तो नीचे की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से मैं ये लिख लूँ, ध्यान से देखना, ई एफ सी में एक लाइन है ई सी, आप फिगर में देख सकते हो, वो इक्वल किसके होगी? अगर आप 2 सेकंड सोचोगे भी तो आपको समझ आ गया होगा, ई सी किसके इक्वल आएगी? बी डी के। तो एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन कर लेनी है। आप एग्जाम में तो गिवन वगैरह लिख के लिखोगे, बट मेरे को तो ये जल्दी कराने होते हैं। सो ई सी किसके इक्वल आते हैं? बी डी के। और उन्होंने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, दैट इज एंगल 1 किसके इक्वल दिया हुआ है? एंगल 2 के। तो इस बात को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, दैट इज दे गिवन अस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो ट्राइंगल एडीई में मैं ऐसे लिख दूं कि एई वाली साइड इक्वल आ जाएगी किसके साइड के? ए डी के, है ना। इसमें अपन लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये आपको एग्जाम में लिखना है। सो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि जब हम डिवाइड करेंगे किसको? इक्वेशन, एक सेकंड में लिख देता हूँ पूरा, डिवाइड करेंगे किसको? इक्वेशन 2 को, किससे? इक्वेशन 1 से। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, दैट इज ए ई डिवाइड विद ई सी, और इस तरफ आएगा ए डी डिवाइड विद बी डी। आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट मैंने डिवाइड करा है। अब फिगर में ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, दैट इज ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। ये तो प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि बाय यूजिंग किससे, किसका यूज करके? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये लिख सकते हैं कि डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। यानी कि ये सारा काम करके आपको ये मिल गया कि डीई और बीसी कैसे हैं? पैरेलल। मैं एक बार फिगर में दिखा देता हूँ कि ये डीई वाली लाइन और ये बीसी वाली लाइन दोनों एक दूसरे के कैसे हो गई? पैरेलल। और अगर अब ये पैरेलल हैं तो ध्यान से समझना, इनके एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो मैं लिखने वाला हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और इधर लिखने वाला हूँ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। समझ आ गया होगा सभी को। तो बात किसकी चल रही थी? हमें दिखाना था ट्राइंगल एडीई और एबीसी सिमिलर दिखाने थे, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल एडीई, एडीई में एक एंगल है 1, है ना, आप देख सकते हो, और एंड कौन सी ट्राइंगल दिखानी थी? ए बी सी, और ए बी सी में एक एंगल है 3, वो दोनों इक्वल है। और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? जो एडीई में है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। सो यानी कि ये एंगल 1, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिगर के अंदर भी, देखिए एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के। तो बस हो गया बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल ए बी सी के। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है, वही रिपीट था, ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है कई बार। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या करना था आपको। पहले तो ये एक साइड ये इक्वल दिखानी होती है, एक साइड ये, दोनों को डिवाइड करके बीपीटी लगा के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के लाइंस पैरेलल दिखानी होती है। फिर एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर दिखा सकते हो। बी पार्ट देखिए, इसमें हमें कह रहा है साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी किस ट्राइंगल ए बी सी के वो प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू पी आर और पी एम के। देखो मैंने गिवन में लिख दिया, ये बात इन्होंने जो बोली है मैं आपको फिगर में भी दिखा देता हूँ। दैट इज ए बी वाली साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए डी वाली साइड पी एम के प्रोपोर्शनल है, और ए सी वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल है? पी आर के। मैंने गिवन में यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल सही। हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों कैसे होनी चाहिए? सिमिलर। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट ऑफ द क्वेश्चन तक जाते जाते आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में ये करना है, दैट इज ये एंगल ए और एंगल पी, ये दोनों बस कैसे करने हैं? इक्वल। समझ आया आपको? एंगल ए और एंगल पी हमें दोनों इक्वल करने हैं। और एक बात और, दैट इज बी डी वाली साइड किसके इक्वल है? डी सी के, क्योंकि ए डी मीडियन है। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में इक्वल करता है, डिवाइड। इसीलिए यहाँ पे क्यू एम भी किसके इक्वल है? एम
आर के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन करी हुई है इस क्वेश्चन की। देखिए कुछ इस तरीके से आपको ना ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाई है। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ मैंने करा क्या है। हमने सबसे पहले प्रोड्यूस करा है एडी और पीएम को। देखो यहाँ पे एडी वाली साइड है, इस एडी को और पीएम को कहाँ तक प्रोड्यूस करा है? एडी को तो प्रोड्यूस करा है ई पॉइंट तक और पीएम को प्रोड्यूस करा है एल पॉइंट तक। और प्रोड्यूस भी ऐसे ही नहीं कर दिया, थोड़ा सोच समझ के करा है। दैट इज एडी वाला हिस्सा किसके इक्वल है? डीई के, यानी कि एडी की लेंथ और डीई की लेंथ बिल्कुल इक्वल रखनी थी। ऐसे ही पीएम वाला लेंथ किसके इक्वल आ गया? एमएल के। फिर हमने क्या करा? बी और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया किस पॉइंट तक? ई पॉइंट तक। और यहाँ पे क्यू और आर को ज्वाइन कर दिया एल पॉइंट तक। आपको भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। अब आपको स्टार्ट करना है इसका प्रूफ। और प्रूफ में आपको सबसे पहले तो वो बात बतानी है जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताई थी। दैट इज बीडी वाला हिस्सा किसके इक्वल है? डीसी के। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और क्यूएम किसके इक्वल है? एमआर के। यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूँ, क्यूएम किसके इक्वल है? एमआर के। अब देखो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स तो ब्लैक ब्लैक के इक्वल है, और व्हाइट वाले दैट इज एडी किसके इक्वल है? डीई के। और पीएम किसके इक्वल है? एमएल के। तो ऐसा करने से हुआ क्या? हमने देखा वी सी दैट डायगोनल्स ऑफ एबीईसी और पीएलआर बाइसेक्ट्स कर रहे हैं। देखो किसी भी एक फिगर में अगर क्वाड्रिलेटरल हो जो जिसमें ना डायगोनल्स बाइसेक्ट कर जाए, यानी कि ये हिस्सा इसके इक्वल और ये हिस्सा इसके इक्वल, तो वो फिगर क्या होती है? एक पैरेललोग्राम होती है। फिगर क्या होती है? पैरेललोग्राम। यानी कि प्रूफ में सबसे पहले हमें इस वाली फिगर को दैट इज ए बी ई सी को और पी क्यू एल आर को दोनों को क्या दिखाना था? पैरेललोग्राम। वो मैंने यहां शो कर दिया है। नेक्स्ट अब आपको देखो एक एक करके प्रूफ करना स्टार्ट करना है। ये तो गिवन वाली लाइन है, आप देख सकते हो ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के और ए डी पी एम के, ये गिवन था हमें। अब हमने क्या करा? देखो क्योंकि ये फिगर पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो चुकी है, तो ए सी ना लेके ए सी की जगह क्या लिख दिया? बीई। यहाँ पे देख सकते हो आप सेकंड वाले इसमें। और यहाँ पे पी आर ना लेके पी आर की जगह क्या लिख दिया? क्यू एल। यहाँ पे लिख दिया क्यू एल। और ए डी का और पी एम का दोनों का डबल डबल ले लिया, दैट इज 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से यहाँ। ऐसा करने से देखो ये दो वाली लाइन दो साइड तो सेम आएंगी, लेकिन एडी का डबल आपका हो जाएगा दैट इज एई। वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पी एल के। अब आप देखिए आपके पास हो क्या आ गया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल, बीई क्यू एल के प्रोपोर्शनल, और पूरी साइड बोल रहा हूं मैं, दैट इज ए से लेके ई तक। मैं ऐसे चलो कर देता हूं, ए ई किसके प्रोपोर्शनल है? पी एल के। होगा क्या? इधर का लेफ्ट वाला ट्राइंगल और इधर का लेफ्ट वाला ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। और सिमिलर होते ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे आ गए? इक्वल। ये बात मैंने इक्वेशन 1 में समझा दी है। सिमिलरली जब आप इधर की ये वाली पूरी ट्राइंगल को इस पूरी ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे, आपके पास ये एंगल राइट साइड वाला किसके इक्वल आ जाएगा? राइट साइड वाले के। ये इक्वेशन 2 में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस वाली स्लाइड में आप देखोगे कि अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में ये एंगल इसके इक्वल दिखाया था और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और ऐड करके हमें ये वाली लाइन मिलती है दैट इज ये। नेक्स्ट ऐसा करने से हुआ क्या? यहाँ का पूरा ये एंगल दैट इज सी ए बी, मैंने लिखा हुआ है सी ए बी किसके इक्वल है? आर पी क्यू के। आर पी क्यू इस पूरे एंगल के। अब हमारे पास हो क्या गया? देखो ए बी और पी आर प्रोपोर्शनल थे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट ए सी और पी आर, अच्छा मैं भूल गया, ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल थे, ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल है, और एंगल ए और एंगल पी दोनों कैसे हैं? इक्वल। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में बताया था हमारा मकसद क्या है? एंगल ए और पी को सेम करना। ऐसा करने से हुआ क्या? ये पूरी ट्राइंगल दैट इज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे आ गई है? सिमिलर। और ये हुआ बाय साइड एंगल साइड से। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया था। दूसरी बात, वैसे तो समझ आ ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं भी आया ना तो आप प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसका ए पार्ट करते हैं पहले। चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पूरी, कह रहा है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल। देखो आपको एक कंडीशन पता होगी, जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं दैट इज डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना होता है? 0। बस आपको ए बी सी की वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। ए की वैल्यू क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से? दैट इज के प्लस 1। बी की वैल्यू क्या है? आप सोचो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत बता देते हैं। माइनस ऑफ 6 के प्लस 1। अगर आपने नहीं बताया गलत, दैट मीन्स आप सही पढ़ रहे हो ना। और सी की वैल्यू क्या है? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ के प्लस 9। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। इस इक्वेशन में पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे।
सो सबसे पहले लिखना है b का स्क्वायर दैट इज -6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, इस पूरे का रखा मैंने स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ दैट इज k प्लस 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये, अच्छा 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 12, यहाँ चल रहा है k प्लस 1 और यहाँ पे है k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो अब इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दैट इज देखो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है ना, और k प्लस 1, तो थ्रो आउट में से कॉमन आ जाएगा 12 k प्लस 1, और ये कॉमन आने के बाद 12 3 36, तो यहाँ तो बचा 3 और यहाँ बचेगा k प्लस 1। देखो स्क्वायर था, एक बार बाहर आ गया ना तो एक बार बचा, माइनस 12 तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ बच रहा है k प्लस 1, k प्लस 1 भी बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा k प्लस 9, इसको 9 कर देता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा 12 टाइम्स k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट इज 3k प्लस 3 माइनस k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन ऐसी कुछ है, या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये, यानी कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस। सो एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ मैं, लिख रहा हूँ पहले 12 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 12 तो 0 के नीचे जाके हट जाएगा, सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1, और k की वैल्यू -1 हो नहीं सकती क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही कहा है उसने k डज नॉट इक्वल्स टू -1। अच्छा ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं हो सकती, सोच के देखो, अगर k की वैल्यू -1 यहाँ हो गई, +1 ये चल ही रहा है, -1 + 1 ये 0x² और ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, इसलिए k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यानी कि पक्का ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। चलो इसको सॉल्व करता हूँ, 3k माइनस k यहाँ हो जाएगा आपका 2k, और यहाँ पे 9 + 3 ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0, 6 चला गया उस तरफ, ये हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 6, और k की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड विद 2, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। सो इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, ना कि -1 है, ध्यान से, ठीक है जी। बी पार्ट, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एज वाला, तो बहुत धीरे धीरे ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते चलो, उसको सॉल्व करते चलो। एक आदमी की एज ट्वाइस है, किससे? स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो आपको देखो क्या करना है इनमें क्वेश्चंस में ना, सबसे पहले सन को लेट कर लो कि मान लो सन की एज कितनी है x, ठीक है जी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर या फिर जो मैन है ना, मैं यहाँ पे फादर लिख देता हूँ, वो मैन फादर है उसका, तो सन की एज अगर x है, फादर की एज क्या है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज एज, यानी कि 2 टाइम्स x²। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 8 ईयर्स हैंस, यानी कि 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 ईयर्स हैंस, तो 8 ईयर्स हैंस सन की एज बताना जरा क्या हो जाएगी। देखो सन की एज 8 साल बड़ी हो जाएगी, दैट इज x + 8, और फादर भी 8 साल बड़े हो जाएंगे, दैट इज 2x² + 8, ठीक है जी। 8 साल बाद की बात होगी। अब थोड़ा और पढ़ते हैं क्वेश्चन, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर, यानी कि फादर की जो एज है वो 4 ज्यादा है, किससे? मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि अब जो क्वेश्चन है उस कंडीशन के हिसाब से देखो क्या है, फादर की जो एज है ना दैट इज 2x² + 8, ये जो एज है द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर, ये 4 ज्यादा है। चलो जी एक काम करते हैं, इसमें से 4 घटा देता हूं ताकि बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, 3 टाइम्स एज ऑफ सन कितनी है x + 8। देखो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को इधर +4 लिख लेते हैं, तो सेम बात है, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, आप उस तरीके से कर सकते हो। अब क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं, दैट इज 2x², 8 में से यहाँ 4 जाके बचा 4, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनका 3x, और यहाँ हो गया 8 × 24, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आता हूँ, दैट इज 2x² - 3x, और 4 ये वहां जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब एक इक्वेशन बन गई है जिसकी मल्टीप्लाई करके आंसर 40 लाना है ना, 20 दूनी 40, और प्लस माइनस करके 3, तो 8 और 5 है ना, 8 में से 5 जाके 3 भी बच जाएंगे। सो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2x² - 8x + 5x, देखो 8 और 5 40 भी हो जाएगा, 8 में से 5 जाके माइनस का 3 भी बच जाएगा, -20 इक्वल्स टू 0।
अब आगे से मैंने कॉमन लिया 2 और x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया 5, यहाँ भी बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक बार तो x माइनस 4 को ले लेता हूँ, x माइनस 4, और दूसरी बार कंडीशन ले लेता हूँ मैं 2x प्लस 5, दोनों को इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 4, कॉमा दूसरी बार आ जाएगी -5/2, और -5/2 तो भाई नेग्लेक्ट है, एज फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। सो हमारी x की वैल्यू, x था सन की वैल्यू कितनी आ रही है x। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो x तो फादर था वो, x तो सन था वो आ गया। अब फादर की एज कैसे निकलेगी, बहुत से बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं लेकिन नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। फादर था हमारा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सो हेयर वी हैव 2, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, तो फादर की एज आ जाएगी भाई साहब 32 और सन है आपके 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ग्राउंड है, लेट्स सपोज यहां मैं बना रहा हूं ग्राउंड, ठीक है, ये धरती हो गई हमारी। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर यहाँ पे, यहाँ कोई एक विंडो है, कितना ऊपर है ये 15 मीटर, 15 मीटर above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house on the opposite side of the street, यानी कि opposite side of the street में इससे बड़ा कोई घर है जिसको इस विंडो में से कोई देख रहा है, मान लो एक बार तो नीचे देख रहा है ऐसे, ठीक है, और एक बार यहाँ पे टॉप पे देख रहा है, समझ पा रहे हो, एक बार टॉप पे देख रहा है और एक बार डिप्रेशन एंगल बना रहा है इस तरीके से। और एंगल है कितना, देखो पहले बात करी थी इसने एंगल ऑफ एलिवेशन की, एलिवेशन एंगल 30 है, तो इस फिगर को मैं अगर थोड़ा सा ठीक से करूँ, ये यहाँ पे यहाँ एंगल कितना है ये 30 डिग्री, और डिप्रेशन एंगल कितना है ये 45। आ गया, बस फिगर तो ये थी, मैं एक बार नेमिंग कर देता हूँ A B C D और E। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है इसी की, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मैं पहले ले रहा हूँ इन ट्राइंगल EDC, नीचे ट्राइंगल दिख रही है ना आपको EDC, इसमें लगा रहा हूँ मैं tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हो गई 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 15 अपॉन बेस हो गया DC, tan 45 होता है 1, 15 अपॉन DC, DC उस तरफ चला गया तो DC की वैल्यू आ गई हमारी 15, ठीक है जी, DC की वैल्यू आ गई 15, मैं लिख देता हूँ, ये हमने फाइंड कर दिया, ये कितनी आ गई है 15। नेक्स्ट, अब अच्छा देखो DC 15 है तो ये EB भी कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और ये देखो ये 15 थी ना ये साइड, तो इधर वाली साइड भी हो जाएगी 15, ध्यान रखेंगे। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ A B और E, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अब कौन सी ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABE, अगेन वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है EB, और EB की वैल्यू 15 लिख दी है, tan 30 पे होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन √15, 15 को भेज दूंगा वहाँ, सो ये हो जाएगा 15 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, AB की वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, और BC था ये हमारा 15, हमें पूरा AC निकालना था, तो AC निकाल देता हूँ मैं, एक बार इसे रैशनलाइज कर लेता हूँ ना AB को, इस वाले को, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 15 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, सो हो जाएगा 15 √3 ऊपर और नीचे √3 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, तो हमारा आंसर है 5√3। अब देखते हैं AC की वैल्यू क्या होगी, AC हो जाता है हमारा AB प्लस BC, और AB की लेंथ कितनी है देखो अभी नीचे निकाली तो है, दैट इज 5√3 प्लस B से C कितना है हमारा 15। अब देखो वैसे तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन उस एग्जामिनर ने कहा है √3 की वैल्यू भाई ये पुट करो, क्या है ये 5 × 1.732 प्लस 15, तो जब हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1.732 से, तो ये हो जाएगा 8.66 प्लस 15, ठीक है, और 15 ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा ये 23.66, ये थी उस हाउस की हाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट
क्वेश्चन 34, देखो फिगर तो ऐसी थी आपके एग्जाम में, एक जूस सेलर, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, होना चाहिए था बच्चों से। एक जूस सेलर है, वो क्या कर रहा है, जूस दे रहा है इस तरीके की गिलास में। हमें पहली बात तो डायमीटर दे दिया, कितना है 5.6। अब देखो वो जूस वाला थोड़ा दिमाग चला रहा है, क्या है, देखो जूस वैसे तो गिलास में यहाँ से लेके यहाँ तक फिल होता पूरा, लेकिन उसने करा क्या है, नीचे से एक ऐसा शेप में बनवाया हुआ है वो गिलास, ताकि जूस थोड़ा कम भरे, मतलब बाहर से दिख तो ज़्यादा रहा है लेकिन जूस आ कम रहा है। और ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो वो पोर्शन है वो बच जाता है, मतलब जूस नहीं आता उसमें। और टोटल हाइट कितनी दी हुई है इसकी, 10। समझा, ये दो चीज़ डिटेल में दी हुई है, मतलब हमें दी हुई है। हमें फाइंड क्या करने हैं, एपरेंट कैपेसिटी, ठीक है जी, और एक एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि दिखने में कितनी कैपेसिटी है वो तो ये हो गई कि दिख कितना रहा है, और एक्चुअल में आ कितना रहा है वो हो जाएगी एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक बार इस फिगर को मैं सही कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला केस, जब हमें एपरेंट कैपेसिटी निकालना है, दैट मीन्स कि हमें दिख कितना रहा है, तो भाई देखने में तो सिलेंडर लगेगा, बाहर से तो ऐसा लगेगा ग्लास पकड़ा हुआ है सिलेंडर का। तो बस हमें वॉल्यूम निकालनी है फर्स्ट केस में, तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम। पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस। देखो डायमीटर दिया हुआ है हमें 5.6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमीटर है भाई 5.6, सो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी 5.6 डिवाइड विद 2, और 28 दूनी 56, दैट मीन्स 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस में लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना है 2.8, अगेन 2.8, और मल्टीप्लाई विद हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 10, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लेता हूँ इसे, देखो 7 चौक 28, तो ऊपर 4 बचेगा 22 इंटू, भाई 7 से इसे 4 पे काट रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 2.8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। एक पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकता हूँ, और इस 10 से इस 10 को काट सकता हूँ, तो हमारा बच रहा है 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2.8, ठीक है, 2.8, सॉरी 2.8, सो 22 इंटू 4, ये हो जाता है हमारा 88, इंटू हमें क्या करना है 2.8, और 88 इंटू 2.8 हो जाता है हमारा 246.4, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, और ये वॉल्यूम आ गई है। वॉल्यूम के पीछे यूनिट रखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। सेकंड वाले पार्ट में एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी, भाई जितनी ये दिख रही है ना उसमें से ये हेमिस्फेयर माइनस कर दो। तो जब बात होगी एक्चुअल कैपेसिटी की, एसी लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल कैपेसिटी, उसमें हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच तो निकाल ही रखा है हमने, फर्स्ट पार्ट में निकाला तो ये रहा, तो लिख दो इसे 246.4 माइनस इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके माइनस कर देंगे 2/3, पाई की वैल्यू हो जाती है हमारी 22/7, और आर देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना 2.8, सो ये हो गया 2.8, अगेन 2.8, और एक बार फिर 2.8, ठीक है जी। ये हो जाएगा 246.4 माइनस 2/3 गुणा 22, 7 से फिर दोबारा 7 चौक 28 पे काट रहा हूँ इसे, 0.4 मल्टीप्लाई 2.8, और यहाँ भी 2.8। अब 3 से कट तो रहा ही नहीं है कुछ, तो ठीक है ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक बार, 246.4 माइनस, इनको देख लेते हैं, 2 गुणा 22, फिर गुणा करनी है 0.4 से, फिर करनी है 2.8 से, और फिर दोबारा 2.8, तो भाई ये सारा गुणा होकर ऊपर आएगा 137.984। फिर ये पोर्शन डिवाइड करना है 3 से, तो आगे चल रहा था 246.4 माइनस 3 से डिवाइड करके आंसर आ रहा है भाई अपना ये 45.99, ठीक है। अगर आप शायद 3.14 रखते पाई तो शायद 46 भी आ जाता, ठीक है। फिलहाल मैंने कैलकुलेटर से कराया तो सेम ऐसी वैल्यूज आ रही है। सो 246.4 में से जब माइनस करेंगे 45.99, ये आ जाएगा 200.41। ये थी जो एक्चुअल में उसके अंदर आ रहा था, और ये भी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना लो चला, वो लगा दिया अपने चूना उसने 46 पॉइंट कुछ, यानी कि 46 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो दी नहीं उसने, इतनी वॉल्यूम दी, और देखने में ये लग रहा था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 32,
कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 60। देखो ऐसा है, कुछ समझाता हूँ। मान लो ये रिवर बह रही है, ठीक है जी, और यहाँ इसके ऊपर हमने एक ब्रिज बनाया हुआ है, समझ पा रहे हो, रिवर बह रही है, ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज में किसी एक पॉइंट से, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज में, ब्रिज के ऊपर किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, यानी कि मान लो रिवर का एक बार इस तरफ का हिस्सा देख रहा हूँ और एक बार रिवर का उस तरफ का हिस्सा देख रहा हूँ। समझ आ गया? हाँ सही बनी है बिल्कुल, एक फिगर थोड़ी छोटी और एक थोड़ी बड़ी, ये देख रहे हैं। तो एक बार एंगल है 30 का और एक बार है 60 का। तो लेट्स सपोज यहाँ एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री और यहाँ एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री। आगे समझ आपको? तो आपको यही बताना है इफ़ द हाइट द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4, यानी कि ये बीच में ये लेंथ आपको दे दी है 4, द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बतानी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन एक, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, यानी कि टेन थीटा लगाऊंगा, पहले लिख रहा हूँ बस मैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो टेन थीटा, थीटा 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है BC, तो टेन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल्स टू 4/BC, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4√3। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करूँगा दूसरी ट्राइंगल की, ट्राइंगल का नाम है ACD, सेम यही टेन थीटा, थीटा इस बार 60 हो जाएगा ना बस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम इस बार CD। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा 4/CD, फिर CD वहाँ, और ये हो गया 4/√3। सो हमने सॉल्व करके BC निकाल लिया, कितना आ गया 4√3। हमने ये भी सॉल्व कर लिया, CD आ गया 4/√3। हमें तो पूरी विड्थ निकालनी थी ना रिवर की, तो रिवर की विड्थ का नाम दिया हुआ है BD, और BD कैसे सॉल्व होगा, जब अपन निकाल दें BC में ऐड करके CD को, और BC क्या दिया हुआ है अपना 4√3 प्लस CD क्या दिया हुआ है 4/√3। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैंने 4 लिया कॉमन, अंदर बचा हमारे पास √3 प्लस 1/√3। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ, 4 नीचे एलसीएम आएगा √3, √3 के √3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3 प्लस 1। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ इसे, ये भी 4 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब आपको इसको रैशनलाइज और करना है, बस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, सो ऊपर तो हो जाएगा 16√3 और नीचे अंडर रूट थ्री की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। सो ये है हमारा आंसर 16√3/3, और यूनिट्स हैं मीटर। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 34th, ये सेट 2 का क्वेश्चन था। कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एनसीईआरटी क्वेश्चन आया। देखो ये एक टेंट किसकी शेप में, सिलेंडर की फॉर्म में, जैसे ये मैं बना रहा हूं, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि इसके ऊपर एक कोन वाली फिगर और बनी हुई है। ठीक है जी, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बस सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा है, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 3.5 और डायमीटर कितना दे रहा है 6, तो मैं यहाँ पे सीधा रेडियस लिख रहा हूँ, रेडियस कितना है भाई 3, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.2, और स्लैंट हाइट इसकी 4.2 दी हुई है, सब कुछ मीटर में है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ दैट कैनवास। ठीक है जी, अच्छा हमें इसके ऊपर ना एक टेंट, मतलब ये टेंट था और एक कपड़े से इसे मान लो ढकना है, तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो बहुत आसान है, कोन का एरिया लगा दो, फॉर्मूला हो जाएगा πr/l प्लस इस नीचे वाली फिगर यानी कि सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है 2πrh। समझ पा रहे हो आप, ये दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से मैंने पाई और r दोनों में क्योंकि सेम है ले लिया बाहर, अंदर बचा l प्लस यहाँ बचा 2h। ठीक है, वैल्यूज करता हूँ धीरे धीरे पुट। r की वैल्यू क्या है 3, तो पाई मैंने देखो इसमें दिया तो है नहीं, 22/7 एफ है, क्या है, मैं खुद से 3.14 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू कितनी है 3। नेक्स्ट l, स्लैंट हाइट कितना है अपना 4.2 प्लस 2 इंटू एच, हाइट का डबल, हाइट कितनी थी भाई अपनी 3.5, हाइट कितनी थी 3.5, उसका डबल सीधा लिख रहा हूँ 7। ठीक है,
इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ठीक है जी। और इनको ऐड कर देता हूँ, 7 और 4 11, एक सेकेंड 11.2। अब इनके मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस। सो दिस इज 9.42 मल्टीप्लाई विद 11.2, ये हो जाएगा अपना 105, ये 0 है, एक सेकेंड, 105.504, ठीक है। ये हमारा एरिया निकाल रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है भाई, 500। सो कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं सीधा। सो हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ये जो आंसर आया ना भाई 105.50 लिख देता हूँ मैं ना, 105.504। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से, सो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैं भी एक बार कर लेता हूँ इसे, 105.504 मल्टीप्लाई विद 500। सो दिस इज, ये निकल के आएगा हमारा 52752, ठीक है जी। ये हमारा रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ए पार्ट में हमसे इसने पूछा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और जिसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 14। देखो वैसे तो मेरे को 1 सेकंड में समझ आ गया, वो 2 डिजिट नंबर 72 या फिर 27 हो सकता है, क्योंकि इन्हीं का मल्टीप्लाई 14 आता है। समझ पा रहे हो, अगर एमसीक्यू में होता तो इनमें से कोई आंसर होता। खैर आगे करता हूँ। व्हेन 45 इज एडिड टू द नंबर, जब उस नंबर में 45 ऐड करा जाता है, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स उल्टी हो जाती हैं। यानी कि देखो 27 में अगर मैं 45 ऐड करूँ, 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, देखो आ भी रहा है ना 72, तो हमारा आंसर 27 है इस क्वेश्चन का। खैर अब हमें वो सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर। वो कैसे होगा सॉल्व, देखिए देखो हमें इन क्वेश्चंस में करना होता है 2 डिजिट नंबर गैस करना होता है। वो नंबर ऐसा होता है 10x प्लस वाई, पता है ना आपको, इस फॉर्म का होता है। 2 डिजिट नंबर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो मैंने एक 54 नंबर लिखा है, 2 डिजिट नंबर है। एक्चुअल में दिखते तो 2 ही नंबर है, 5 और 4, लेकिन असल में है क्या, ये ऐसा है 50 प्लस 4, ऐसे ही तो बनता है 54। 50 को ऐसे लिख दूँ 5 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 4। देखो दिख तो हमें 5 और 4 रहा था, लेकिन 5 और 4 के अलावा एक नंबर और है हमारे पास, कौन सा है, 10। तो इसीलिए 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, 10x प्लस वाई। अब कह रहा है जब इस नंबर में क्या ऐड कर रहे हो आप, 45 ऐड कर रहे हो, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है, यानी कि ऐसे हो जाता है 10y प्लस एक्स। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इस 10x के पास इस x को भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x, और y को उस तरफ भेज देता हूँ, यहाँ बचेगा 45, और 10y में से y जाके यहाँ बचेगा 9y। इसमें से 9 ले लेता हूँ कॉमन, सो दिस इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 9y। 9 से हो जाएगा 9 कैंसिल आउट, तो एक इक्वेशन सी आ गई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। कोई बात नहीं, एक और कंडीशन हमें दी हुई थी ना, 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरीके से, उसका प्रोडक्ट कितना है 14, तो ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज x इंटू वाई। इनका प्रोडक्ट कितना बता रहा था वो 14। तो देखो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो, किसी की भी निकाल सकते हो, मैं y निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू क्या है, 14 डिवाइड बाई x। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसके अंदर पुट कर दूंगा, सो दिस इज x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, 14 अपॉन एक्स। समझ पा रहे हो आप, मैंने इसको इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब x को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 14। फिर 14 को वहाँ ले जाऊंगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 14 बराबर 0। चलो इसके फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करके 14 और प्लस माइनस करके 5, तो 7 और 2 हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 7x माइनस 2x, समझ रहे हो ना, 7 में से 2 माइनस होने चाहिए तब जाके 5 आएगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो स्टार्टिंग के इन दोनों डिजिट्स में से x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा x प्लस 7, और इसमें से माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर फिर दोबारा से बचेगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो इनको अलग अलग कर देता हूँ, एक बार x माइनस 2 और एक बार हो जाएगा x प्लस 7। अब यहाँ से सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, कॉमा एक बार आ जाएगी माइनस ऑफ 7। इसको मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ,
x की वैल्यू आ जाएगी -7। देखो माइनस हम ले नहीं सकते तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, y यहाँ से निकाल रहा हूँ सब्सटीट्यूट करके, 14 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 2 थी, कैंसिल आउट हो गए 7। तो नंबर हमारा क्या आएगा, 2 और 7 की हेल्प से बनेगा 27। मैंने कहा भी था स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में, मैंने कहा था कि आंसर ये आने वाला है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट था इस क्वेश्चन का, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4। देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया पहले ही, यानी कि अगर इस वाले स्क्वायर की साइड x है ना तो इसकी उससे 4 ज़्यादा है साइड, दैट इज x प्लस 4 या फिर 4 प्लस एक्स, एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 400, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो अभी कर देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया का सम कर रहा हूँ दोनों का, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया का साइड का स्क्वायर ही करना होता है, प्लस दूसरी वाली साइड क्या है 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इनके एरिया का सम कितना है बेटा 400। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, दिस इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर और 2ab दैट इज 8x, और यहाँ क्या चल रहा है 400। अब एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, पहले ये लिख लेता हूँ 8x, अच्छा 2 लिखा ही नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 400। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इसमें से कॉमन लेके यहाँ कैंसिल आउट करूँगा, सो ध्यान से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ बचेगा बस 8, और 2 कॉमन लेके डिवाइड करते हो तो यहाँ बचेगा 200। अभी वहाँ जाके माइनस कर देंगे 8 में से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दिस इज माइनस का 192 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टर करके इसको सॉल्व करना होगा। एक तरीका तो ये, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो सोचता हूँ 2 मिनट फैक्टर बन जाए तो 192 सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो इसके फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ ना, 2 से निम्न 18 छिपके ये, फिर 2 से अगेन 2 चौके 8 अट्ठे 16, फिर 2 से भाई यहाँ पे 24, ठीक है जी, यहाँ पे 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 3 और यहाँ 1, तो 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है और 3 है, सोचो इनसे 4 बन जाए। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 16 तो यहाँ बन रहे हैं, और 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ बन रहा है, 16 में से 12 जाके 14 भी आ जाएगा। तो कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x, ठीक है जी, माइनस 192 बराबर 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन, अंदर भी यही बचता है x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो 2 आ गई इक्वेशंस, दैट इज x प्लस 16 एक बार, और यहाँ से आ गया x माइनस 12। तो दोनों के इक्वल्स टू 0 रखोगे, आपको पता है x की वैल्यू आएगी -16 माइनस ऑफ 16, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती। सो x की वैल्यू है 12, कितनी है 12, और x हमने क्या मानी थी इसकी साइड, तो अगर इसकी साइड 12 है तो दूसरी की 4 ज़्यादा, दैट इज 16 हो जाएगी, और यही हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्वेश्चन 35, ये सेट 1 का क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर। देखो कह रहा है कि लकड़ी का ना एक आर्टिकल हम बना रहे हैं, स्कूपिंग आउट का मतलब जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना, वो स्पून आती है एक अलग सी स्कूप करके, तो इसमें से हमने क्या करा, एक स्कूप करके हेमिस्फेयर को अलग काट दिया है, और ये फिगर बन गई है आपके सामने, यहाँ पे फिगर भी दिखाई हुई है। हमें इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8, अच्छा इसकी हाइट दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट, एंड इट्स बेस रेडियस इज 2.1, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है 2.1। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दिस आर्टिकल, हमें इसकी फिगर की टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो करता हूँ क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर जो हमें दी हुई है। देखो ध्यान से समझना, इसमें देखो एक तो बाहर ये अराउंड वाला पूरा सरफेस है, दैट इज 2πRH सिलेंडर है, और देखो ऊपर भी हेमिस्फेयर नीचे भी हेमिस्फेयर। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान समझना मेरी बात। अगर ना वॉल्यूम की बात होती तो इन दोनों को हम माइनस करते हैं, लेकिन एरिया की जब बात कर रहे हैं इन दोनों को प्लस करना है। चीज़ें निकालने से एरिया बढ़ जाता है। आप सोच के देखो, पहले पेंट अगर करना था नीचे से, ध्यान समझना बेटा, अगर पहले पेंट करना होता नीचे तो बंद सरफेस थी, पेंट हो जाता,
अब पेंट ज़्यादा खर्च होगा, आपको अंदर तक हाथ डाल के ऐसे पेंट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। सो एरिया में इनको ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँगा 2πRH, ये सिलेंडर का हो गया। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ध्यान है आपको, 2πr², और ऊपर भी 2πr², तो ये तो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब इनको फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक तो 2, एक पाई और एक r, अंदर बचेगा हमारे पास h प्लस 4 का यहाँ पे 2 बचेगा और एक r। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस है हमारे पास 2.1, यहाँ h हाइट है भाई आपकी 5.8 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, मैं सीधा कर रहा हूँ, 21 दूनी 42, दैट इज 4.2। 7 से 3 पे कट जाएगा तो हमारे पास बच रहा है 2 गुना 22, 7 तिया 21 यानी कि 0.3। अब इनको ऐड कर लेता हूँ, 8 और 2 10, ठीक है जी, 5 और 4 9 और 1 10, तो ओवरऑल यहाँ पे भाई 10 आएगा। पॉइंट हटा के दे बेस्ट बना, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास बच रहा है 2, फिर 22 और फिर 3, बस मल्टीप्लाई तो करनी है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 132 और एरिया निकालना था ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका सॉल्यूशन।